आपका स्वागत है कैन में क्योर ऑटिज्म नाउ बुलेटिन में। एक महत्वपूर्ण सवाल जो आपको पूछना चाहिए एज ए पेरेंट, आपने पूछा भी होगा या बिना पूछे ही डॉक्टर ने जवाब दे दिया होगा। जब डॉक्टर ने बताया पहली बार कि आपके बेटे को ऑटिज्म डायग्नोस किया गया है या एडीएचडी डायग्नोस किया गया है, तो अगला सवाल आता है कि क्यों, कैसे कैसे हो गया। तो उसका एक बहुत ही कन्वीनियंट जवाब डॉक्टरों ने पहले से तैयार कर रखा है कि ये तो एक जेनेटिक डिजीज है। जेनेटिक मतलब इस बीमारी का दोषी आप हैं, आपके पूर्वज हैं, उनके पूर्वज हैं। आपके बॉडी, आपके जीन्स में ही कुछ ना कुछ खराबी है जिसकी वजह से आपके बच्चे को ऑटिज्म हो गया है, एडीएचडी हो गया है। और ये बोलने के बाद अब सारे सवाल आपके बंद हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आप ही के सिर पे, यानी कि आपके पूरे खानदान के सिर पे डाल दिया। और आपको भी ये लगता है कि भाई ये इतना साइंटिफिक बात बता रहे हैं, जेनेटिक बोल रहे हैं, तो जरूर होगा ही होगा, क्योंकि इतना फेथ आपको अपने डॉक्टर पे बनाया आपने या बन गया है। और जिसकी वजह से इस तरह के जवाबों को आप क्वेश्चन नहीं करते, इस तरह के जवाबों को आप चैलेंज नहीं करते। तो सवाल ये है, क्या ऑटिज्म एडीएचडी जेनेटिक बीमारी है? इस बात को समझना पड़ेगा। जेनेटिक क्या होता है? जेनेटिक मतलब कि मान लो एक बच्चा पैदा होता है, वो बच्चे के से बाल घुंघराले हैं, उसके पिता के बाल भी घुंघराले हैं, उसके दादा के बाल भी घुंघराले हैं, बच्चे के आंखें नीली है या काली है या हरी है, और उसके जनरेशन में पहले भी उसी रंग के आंखें हैं या स्किन का कलर है वो भी सिमिलर है पेरेंट्स के। तो ये जेनेटिक है। जिस तरह का जीन्स होंगे उसी तरह का ट्रेट आने वाले जनरेशन में बच्चों में होगा। माता पिता लंबे हैं तो चांसेस है कि बच्चा भी लंबा होगा आने वाले दिनों में। माता पिता गोरे हैं तो चांसेस है कि बच्चा भी गोरा होगा। तो ये दीज आर कॉल्ड जेनेटिक्स, राइट। तो जेनेटिक तो ये होता है, तो जेनेटिक तो होता है, राइट। और तभी बच्चे की जो शक्ल है वो माता पिता के जो शक्ल है उससे कहीं कहीं मैच करती है। तो ये सारा जेनेटिक्स है। लेकिन क्या ऑटिज्म और एडीएचडी भी जेनेटिक है? डॉक्टर से पूछेंगे तो वो तो बिना पूछे ही बता दिया, राइट, क्योंकि इसके बाद कोई सवाल रहता ही नहीं है, राइट। क्योंकि जेनेटिक मतलब कि इसे बदल नहीं सकते, जेनेटिक मतलब ये हमारी किस्मत में है, जेनेटिक मतलब आगे भी ये हो सकता है, कोई सोल्यूशन नहीं है ये। तो उसके आगे कोई जवाब बनता नहीं, कोई सवाल बनता नहीं है। तो इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर तो ये जेनेटिक है तो हम मेरे उम्र के लोग 50 साल जिनकी उम्र है या उसके आसपास है, उसके ऊपर नीचे है, याद कीजिए अगर तो जेनेटिक है तो वो तो पहले भी ऐसे ऑटिज्म या एडीएचडी के बच्चे होंगे। यानी कि जब हम छोटे थे तब भी बहुत सारे बच्चे एडीएचडी ऑटिज्म के होंगे जिनकी उम्र हमारे उम्र के बराबर आज 50 साल के हो गए होंगे। तो क्या आप ऐसे एडल्ट्स को ढूंढ सकते हैं, हमारी उम्र के एडल्ट्स को? 50 साल का कोई आदमी जो ऑटिज्म का जिसको डायग्नोस हुआ हो, ऐसा ढूंढ सकते हैं? एडीएचडी का आदमी जो एक टाइम पे एडीएचडी डायग्नोस हुआ हो, ढूंढ सकते हैं? क्योंकि एक तो ये बोला गया है कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता, तो आज भी उसको ऑटिज्म होगा, आज भी उसको एडीएचडी होगा। तो अपने आसपास ढूंढिए, दूर दूर तक ढूंढिए, या याद कीजिए जब छोटे में हम स्कूल में जाया करते थे इस तरह के केसेस कितने मिलते थे आपको, ना के बराबर। लेकिन अगर जेनेटिक ही है फिर तो तब भी इतने ही सारे ऑटिज्म और एडीएचडी के पेशेंट्स होते जितने की आज हैं। तो जाहिर सी बात है जेनेटिक कारण तो है ही नहीं। जेनेटिक कारण होने का मतलब यूनिफॉर्मली उस तरह के बच्चे पहले भी रहा करते, जिनकी उम्र तब वो बच्चे थे तो अब बड़े हो गए, जिंदा है, तो वो आज भी हमारे आसपास होते, जबकि ना तो तब थे ना अब वो हैं। अब पिछले 20 सालों में ये ऑटिज्म ज्यादा देखा गया है और पिछले 10 सालों में ये कई गुना बड़ी तेजी से एक्सपोनेंशियली बढ़ता जा रहा है। तो जो चीज अचानक बढ़ गई है तो वो जेनेटिक कैसे हो सकता है? तो पहली बात तो ये है कि चाहे वो ऑटिज्म की बात करें, एडीएचडी की बात करें, थैलेसीमिया की बात करें, डायबिटीज टाइप 1 की बात करें, ऑटोइम्यून डिजीज की बात करें, इन सब का डॉक्टर्स आपको चुप कराने के लिए बोल देते हैं ये तो जेनेटिक है। जबकि असलियत क्या है? असलियत ये है कि इन सब का जो मेजर कारण है, जो जितने अभी तक के एविडेंसेस आए हैं, वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीन हमें भी लगते थे, लेकिन अब वैक्सीन की तादाद बढ़ती गई है। ऐसा नहीं कि सबको वैक्सीन लगेंगे तो सबको ऑटिज्म हो जाएगा या फिर डायबिटीज टाइप 1 हो जाएगा या फिर थैलेसीमिया हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा है कि कुछ बच्चों को वो रिएक्ट करता है जिस तरह का उसके अंदर मेटल एलिमेंट्स है, मरकरी है, और जिससे ऑटोइम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद से ऐसे
कुछ बच्चों को ऑटिज्म हो जाता है, कुछ बच्चों को डायबिटीज टाइप 1 हो जाता है, और इस तरह से अलग अलग तरह से बच्चों में कोई ना कोई विकृति आई जाती है। तो इस बात को छुपाने के लिए कि वैक्सीन वाला जो मेन कारण है उस छुपाने के लिए जेनेटिक का सहारा ले लिया गया है, जबकि ऐसा कोई सबूत नहीं है। अगर सबूत होता और जेनेटिक मामला होता तो पहले भी ऑटिज्म या एडीएचडी या इवन डायबिटीज टाइप 1 या इवन थैलेसीमिया इस तरह के पहले भी डायग्नोस हुए होते। जबकि याद कीजिए, जब हम और आप स्कूल में जाया करते थे तब कितनी बार आपने डायबिटीज टाइप 1 सुना, कितनी बार आपने थैलेसीमिया सुना? शायद ना के बराबर या 0 सुना। जबकि आज आप देखेंगे हर 50 में से एक बच्चे को डायबिटीज टाइप 1 है, आज हर 100 में से एक बच्चे को ऑटिज्म है, आज हर 10 में से एक बच्चे को एडीएचडी है। तो ऐसा क्या हो गया? तो ये जेनेटिक तो है नहीं है, तो श्योरली इट इज नॉट जेनेटिक। तो जेनेटिक नहीं है तो क्या क्या है पहले भी बता चुका हूं, लेकिन तुम्हें आपको बताना और याद दिलाना जरूरी है। वैक्सीनेशन, यानी कि जितने वैक्सीन लगे किसी भी हालत में ना तो वैक्सीन लेना है, ना एंटीबायोटिक्स लेना है, और खासतौर पे ना तो एंटीपायरेटिक्स लेना है, एंटीवायरल भी नहीं लेना है। ये जो कुछ दवाइयां हैं, ये दवाइयां कभी भी किसी भी बच्चे में ऑटोइम्यून रिएक्शन ट्रिगर कर सकता है, और ट्रिगर हो गया तो दैट विल लीड टू ऑल दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो अक्सर हम जब पूछते हैं, खासतौर पे हम डायबिटीज टाइप 1 पे बहुत पहले से काम करते आए हैं, जब हिस्ट्री लेते हैं बच्चों की तो उनके पेरेंट्स बताते हैं कि बुखार आया और बुखार आने के बाद जब डिटेक्ट किया तो वो डायबिटीज टाइप 1 तब पाया गया। लेकिन बीच का एक चीज जिसपे वो सस्पेक्ट नहीं करते कि बुखार आया, हैवी डोज ऑफ पैरासिटामोल दिया गया और बुखार उतारने के लिए जैसा कि आप देते ही हैं, और उसके बाद वो डायबिटीज टाइप 1 डिटेक्ट हुआ। तो याद रखिए, बुखार अपने आप में बच्चे को डैमेज नहीं कर सकता, लेकिन बुखार को घटाने के लिए जब आप पैरासिटामोल देंगे, एंटीपायरेटिक देंगे, तो वो अक्सर बच्चे को, फॉर दैट मैटर एडल्ट को, किसी को भी डैमेज कर सकता है, और वो एक्यूट डैमेज होता है। एक्यूट लीवर फेलियर, एक्यूट किडनी फेलियर, अचानक किडनी काम करना बंद कर दिया, अचानक पेशाब आना बंद हो गया, अचानक बॉडी में सूजन आ गई, अचानक खून की उल्टी होनी शुरू हो गई, अचानक खून का पेशाब होना शुरू हो गया। तो ये सारी चीजें बहुत ही कॉमन है विद पैरासिटामोल। पैरासिटामोल जो दुनिया की सबसे पुरानी एलोपैथिक दवाई मानी जाती है, और इसके ऊपर जाहिर सी बात है बहुत सारे रिसर्च हुए होंगे, डेफिनेटली यस। वो सारे रिसर्च जो अगर हम कलेक्ट करें, मैंने अपने काफी सारी किताबों में, डेल्टा 72 में से किताब का नाम है, वो सारे रिसर्च पेपर इकट्ठे करके मैंने एक जगह डाला है उस किताब में, तो आप पाएंगे कि पैरासिटामोल से दुनिया की आधी जो लिवर फेलियर है उसका इकलौता जिम्मेवार पैरासिटामोल ही है। बोलने का मतलब है कि सीमिंगली हार्मलेस लुकिंग ड्रग्स आर द मेजर कॉज ऑफ ऑल दिस ह्यूमन सफरिंग। और ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं अपनी इमेजिनेशन से नहीं बोल रहा हूँ, इन सबके सबूत हैं, और मॉडर्न मेडिसिन में ही सबके सबूत हैं। ऐसे सबूत जिनको आप नकार नहीं सकते, ऐसे सबूत जो क्लियर कट एविडेंस बेस्ड हैं, जो बड़े से बड़े जर्नल में छपे हुए हैं। bishrup.com/autism में जाएंगे तो इसी साल जो वैक्सीन कॉजेस, चाइल्डहुड वैक्सीन कॉजेस ऑटिज्म एंड एडीएचडी, वो पूरी तरह से साबित हो चुका है। पहले भी साबित हो चुका है, लेकिन अब तो विदाउट एनी डाउट साबित हो चुका है। तो अभी जो एक सवाल जिसको लेके मैंने अभी ये वीडियो शुरू किया, दैट इज क्या ऑटिज्म एडीएचडी जेनेटिक डिजीज है? द आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा भी होता है, और हमारे इसी ग्रुप में ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके ट्विन्स हैं, और ट्विन में से एक ऑटिज्म का पेशेंट है और दूसरा बिल्कुल नॉर्मल है। अगर तो जेनेटिक है तो दोनों को होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, कुछ बच्चों को एंटीपायरेटिक्स, एंटीबायोटिक्स या वैक्सीन अचानक रिएक्ट कर जाता है। किस बच्चे को रिएक्ट करेगा, किस बच्चे को नहीं रिएक्ट करेगा, इसका कोई पैमाना नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों को एक पर्टिकुलर तरह से रिएक्ट कर जाता है, एंड उसके बाद उनके जो रिस्पॉन्स है, उनका रिस्पॉन्सिवनेस बिल्कुल बदल जाता है। आप में से कई सारे पेरेंट जिनसे मैंने बात की, और आपको भी पता है, आपने देखा कि आपकी बच्चे की ग्रोथ, आपकी बच्चे की डेवलपमेंट इनिशियली सही थी। वो जितने समय में वो माँ बोलना होता है, उतने समय में बच्चा माँ बोल रहा है, थोड़ा थोड़ा बात कर रहा है, उसका आई कॉन्टेक्ट सब ठीक है। फिर अचानक धीरे धीरे आप देखते हैं कि सब कुछ खत्म होने लगा, गड़बड़ होने लगी। तो डेवलपमेंट शुरू में था, और उसके बाद अचानक से क्या हुआ, बच्चे को अचानक उसका आई कॉन्टैक्ट गायब क्यों होने लगे, अचानक उसका रेस्पॉन्सिवनेस खत्म क्यों होने लगा।
तो अब उसको रिलेट करके देखिए, क्या वो टाइम था जब आपने कोई एक पर्टिकुलर वैक्सीन दिया, जब आपने हाई डोज ऑफ पैरासिटामोल दिया, जब आपने खूब सारे एंटीबायोटिक किसी न किसी वजह से दे दिया। तो सवाल फिर ये आता है, तो क्या करें? पहली बात तो ये ना करें। तो करें क्या? याद रखिए कि हमारे नेचर में ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए हैं कि फीवर को कैसे उतारें, या फिर हमारे इंटेस्टाइनल जो माइक्रोबायोम के बैलेंस को बनाने के लिए नीम को कैसे इस्तेमाल करें, ये सारे आपको बताए हुए हैं और इसकी ट्रेनिंग आगे भी हम देते रहेंगे। तो नेचर के पास सॉल्यूशन है, लेकिन ड्रग से प्रॉब्लम और ऐड हो जाएगा। और अगर आज आप स्कूल में जाते हैं, किसी भी स्कूल में जाइए, आप अपनी नजर घुमाइए, आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे, एवरी थर्ड चाइल्ड, हर तीसरे बच्चे के आंखों में मोटा मोटा चश्मा आपको मिलेगा, एवरी थर्ड चाइल्ड। जबकि याद कीजिए हमारे समय में जब हम स्कूल जाया करते थे, पूरे स्कूल में कितने बच्चे थे जिनको चश्मा लगता था। तो अभी जो मैंने आपको पहला वीडियो में बताया था 7 डोंट्स की 7 चीजें जिन्हें आपको अवॉइड करना है, उनमें से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, रेडिएशन है, मोबाइल का यूसेज है, जो हमारे समय में नहीं हुआ करता था, राइट। और मैंने आपको बताया था 7 डूज जो जरूर करना है। याद कीजिए हमारे समय में हम ग्राउंड में खेलते थे, नंगे पैर खेलते थे, सनलाइट पड़ता था, जो भी बच्चों की जिंदगी में पूरी तरह से मिसिंग है। तो ये हमें देखना होगा कि हमारे टाइम पे हम क्या क्या काम करते थे जो आजकल के बच्चों को नहीं करने को मिल रहा है, और क्या क्या काम हम नहीं करते थे बिकॉज उस वक्त तो मोबाइल था नहीं, इतना रेडिएशन भी नहीं था, और इतने सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से हम घिरे नहीं थे जो कि आज के बच्चे घिरे हैं। कुछ तो ऐसे रेडिएशन से जिनसे आप बच नहीं सकते। कोई पब्लिक प्लेस में जाएंगे तो वहाँ वाईफाई है, वहाँ हर एक के हाथ में मोबाइल है, उससे आप बच नहीं सकते सोशल सेटिंग में, लेकिन अपने घर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो कम कर ही सकते हैं। इस पे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में, कैन के वीडियोस में मैंने काफी कुछ शेयर किया है, तो उसको रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है।